हाँ जी बच्चों, कंपनीज एक्ट का हम रिवीजन कर रहे थे। कल हमने इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के एमओए, इन चीज़ों के बारे में कवर कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो बेटा, एमओए में और एओए में डिफरेंस क्या होता है? क्या है एओए? एओए वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, डायरेक्टर्स की पावर लिखते हैं। शेयर होल्डर्स की क्या पावर होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होगी। जो जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, चाहे वो कंपनी का प्रमोटर हो, चाहे सीईओ, सीएफओ, इन सब के पावर्स, इन सब की ड्यूटीज कहाँ लिखी जाती है? कंपनी के एओ ए में। एमओए होता है प्राइमरी, ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी। क्या होता है ये? सेकेंडरी होता है। तो क्या कहता है? एओए में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके हिसाब से कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा। अच्छा, ये जो एओए होते हैं ना, इनके बारे में एक केस दे रखा है। इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम के सब्सिडरी होते हैं। ये कहता है कि जो एमओए होते हैं वो तो कंपनी के चार्टर होते हैं, कल बताया था मैंने आपको। जबकि एओए होते हैं उसमें ड्यूटीज होती है, पावर होती है, राइट्स होते हैं किसके? जो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी होती है, और किस तरीके से कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट किया जाएगा, किस तरीके से कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को चलाया जाएगा या मैनेज किया जाएगा या चेंज किया जाएगा टाइम टू टाइम। ये सब बातें कहाँ लिखी होती है? कंपनी के एओए में। एओए के बारे में कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ये भी कंपनी का एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है। और जो भी बंदा कंपनी के साथ क्या करे, डील करे, वो पहले एमओए और एओए क्या कर ले बेटा? पढ़ ले। और अगर कंपनी ने कोई काम ऐसा कर दिया, कंपनी नहीं मतलब डायरेक्टर्स ने कोई काम ऐसा कर दिया जो एओए के बियॉन्ड है, वो भी अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है? है। बट क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो बेसिकली एओए क्या होते हैं? ये बायलॉज होते हैं। बायलॉज का मतलब होता है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन। बायलॉज का मतलब क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर हर काम को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूं। जब आपका ये नया वाला कंपनीज एक्ट आया ना, 2013, इसमें एमओए और एओए के फॉर्मेट तो है ही है, टेबल ABCDEFGHIJ। उसके साथ साथ में इन लोगों ने एक मॉडल एओए और डाल दिए। क्या डाल दिए? मॉडल एओए। मॉडल एओए क्या होता है? ये गवर्नमेंट ने एमओए ड्राफ्ट कर, सॉरी, एओए क्या कर दिए? ड्राफ्ट कर दिए। क्या कर दिए? ड्राफ्ट कर दिए और कंपनीज एक्ट में डाल दिए। मतलब कि आपको एओए बनाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको बना के दे दिए। गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपको अगर खुद का बनाना है एओए तो खुद का बना लो, नहीं बनाना है तो ये वाला क्या कर लो? एज इट इज अपनी कंपनी पर एप्लीकेबल कर लो। क्लियर है? बात समझ आ गई? अब देखो मेरी बात समझना, फटाफट बताऊंगा। मॉडल एओए के अंदर बहुत सारी बातें दे रखी है पॉइंट्स में, इसमें दे रखी है। ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं किसके अंदर? मॉडल एओए के अंदर। मान लो फर्स्ट पॉइंट है वो ड्यूटीज के बारे में है। किसकी ड्यूटीज? डायरेक्टर्स की ड्यूटीज। अगर आपको एज इट इज ये वाला मॉडल एओए अपनी कंपनी पे लगाना है, तो मतलब आज आप नई कंपनी बना रहे हो और आप चाहते हो कि हम खुद का एओए नहीं बनाएं, तो आप एज इट इज क्या कर लो? मॉडल एओए अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर लो। लेकिन लॉ आपको एक राइट और देता है कि आप अपना खुद का एओए भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मॉडल एओए के अंदर ड्यूटीज ऑफ जो डायरेक्टर दे रखी है, आप अगर अपना खुद का एओए बनाते हो तो ध्यान रखना उसका पॉइंट नंबर 1 ही रहेगा। आप इनके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, अंदर के कंटेंट को
अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। और एक बात और सुनना, पहली बात तो क्या क्लियर है, आप अपने खुद के एओए बना सकते हो बट सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लो कि यहाँ पर जो है ना 4 नंबर पॉइंट, मान लिखा गया है ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट। क्या लिखा गया है? ड्यूटीज ऑफ, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो एक डिबेंचर ट्रस्ट बनता है। मान लो ये वाला कॉलम आपने खाली छोड़ दिया, 4 नंबर पॉइंट आपने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, तो क्या होगा? अगर आपने 4 नंबर पॉइंट को खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, मतलब आपने खुद का एओए बनाया, 4 नंबर पॉइंट पे ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट है तो ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट ही रहेगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ दिया तो, अगर आपने किसी कॉलम को खाली छोड़ दिया तो ये वाला सेम टू सेम एज इट इज आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला हमारी कंपनी पे हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हम डिबेंचर इशू करेंगे ही नहीं, हम तो प्राइवेट कंपनी, हम डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, तो यहाँ लिख दो, क्या लिख दो? NA, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन खाली छोड़ दिया तो सेम टू सेम जो लिखा गया है मॉडल एओए के अंदर वो आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो क्या कहता है, कंटेन रेगुलेशन, सेक्शन 5 कहता है कि एओए क्या है, आर्टिकल कंटेन रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझ गए? अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल्स के अंदर वो सारी बातें तो आएगी आएगी जो रूल्स में लिखी गई है, उसके अलावा कुछ एडिशनल मैटर भी अगर आपको जोड़ना है तो आप उसको जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? जोड़ सकते हो। आर्टिकल्स के फॉर्मेट कौन से होते हैं? टेबल, टेबल दे रखी है कौन सी? FGHI और J दे रखी है। जो आपको याद है MOA के जो फॉर्मेट थे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी, सेम वही तरीके से ये बनाए हुए हैं अलग अलग कंपनी। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट है। टेबल का मतलब फॉर्मेट है। आप अगर जिस टाइप की कंपनी हो उसी टाइप से आपको ये वाला डाउनलोड करना है, फिल करना है, वापस ROC को सबमिट करना है। मॉडल एओए, कंपनी एक्ट के अंदर क्या दे रखे हैं बेटा? मॉडल एओए दे रखे हैं। आप चाहो तो उन सारे कंटेंट को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, या चाहो तो अपनी कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से उनको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने कोई कॉलम खाली छोड़ दिया तो वो एज इट इज एप्लीकेबल मान लिए जाएंगे। ये सारी बात कहाँ लिखी गई है? पॉइंट नंबर 8 में। लेकिन मेरी बात सुनना, जो कंपनी 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट हो गई थी उन पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रूल किसके लिए है? जो कंपनी 2013 के बाद में क्या हो रही है? इनकॉर्पोरेट हो रही है, मतलब कि नए वाले एक्ट के हिसाब से क्या हो रही है? इनकॉर्पोरेट। बात समझ आ गई? अब मेरी बात समझना, मैं हूं बैंक। कौन हो? बैंक। एक कंपनी है, कौन? खत्री लिमिटेड। वो बैंक को अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैंक को अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए? लोन के लिए। किसके लिए? लोन के लिए। अब दो बातें होगी, आइदर ये कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, या ये होगा कि ये कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि कंपनी है, खत्री लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है? इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। समझ गए? मैंने जब इनको लोन देना है तो मैं इनका MOA पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? मैंने जब इनको लोन देना है तो मैं इनका AOA पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? इनके AOA में लिखा गया है कि कंपनी का जो मैक्सिमम डिविडेंड होगा वो होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कंपनी कितना डिविडेंड देगी मैक्सिमम? नेट प्रॉफिट का 10%। अच्छा, अगर मैं बैंक हूं, मुझे पता है कि 10% नेट प्रॉफिट का ये डिविडेंड दे देंगे। डिविडेंड कब देंगे? पहले बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे या पहले डिविडेंड पे करेंगे? पहले इंटरेस्ट देते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बचे हुए प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। व्हाट द पॉइंट ना? तो मैंने इनको कहा कि एक बात बताओ, तुमने लिखा है कि तुम AOA में लिखा है कि 10% क्या दोगे डिविडेंड। देखो, आज मैं बैंक हूं, मैं आपको लोन दे रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि इनका डिविडेंड कम हो, क्योंकि इनके पास पैसा बचेगा तभी तो लोन का क्या करेंगे? रीपेमेंट।
लोन का रीपेमेंट कब करेंगे? जब पैसा बचाएंगे, रिजर्व में भेजेंगे, देन उसी से तो क्या करेंगे? रीपेमेंट करेंगे ना। अगर आप 100% डिविडेंड बांट दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जो तुमने कमाया था वो तुमने सारा क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो तुम बैंक को रीपेमेंट कैसे करोगे? तो बैंक ने आपको बोला कि देखो भैया, आपने यहाँ लिखा है कि 10% देंगे प्रॉफिट का डिविडेंड। बैंक ने बोला कि कसम खा के बोलो तुम इस वाले पॉइंट को चेंज नहीं करोगे। जैसे मान लो ये एओए का पॉइंट नंबर 22 है, जिसमें लिखा गया है कि इनका मैक्सिमम डिविडेंड कितना होगा? प्रॉफिट का 10%। तो बैंक ने इनको क्या बोला कि तुम कसम खा के बोलो कि तुम इस वाले पॉइंट को चेंज, इन्होंने बोला मम्मी कसम इस वाले पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कमीनों ने क्या किया? लोन लेने के बाद इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया? चेंज करके कर दिया 100%। बताओ नुकसान किसका हो जाएगा? बैंक का। अब बैंक क्या करेगी? बैंक क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने वो एओए चेंज कर दिया। और बैंक को पता है कि जो ये लोग आज एओए दिखा रहे हैं, ये लोग चाहे तो फ्यूचर में एओए क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो मैं इनको पता है एक बात बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक बात। जैसे कि मान लो इस एओए के अंदर टोटल 28 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं। मैंने इनको एक बात बोली कि ये काम करो, पॉइंट नंबर 29 में एक बात लिख के लो। पहले पॉइंट नंबर 29 लिखो। क्या लिखो? कि जब भी पॉइंट नंबर 22 क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लिख के लाओ। ऐसा लिख दूंगा तो क्या होगा? ये लोग कभी इस पॉइंट को चेंज, मतलब कि जो इन्वेस्टर है, चाहे वो बैंक है या जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो हमेशा एओए पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा। और वो हमेशा ये चाहेगा कि ये लोग एओए को बदल ना दे बाद में। क्योंकि मैं जब पैसा लगा रहा हूं तो मैं एओए देख रहा हूं। आज मुझे एओए सही लग रहा है, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि ये लोग एओए को क्या कर दें? चेंज कर दें। तो मेरा तो इंटरेस्ट केवल पॉइंट नंबर 22 में, बाकी में मुझे मतलब नहीं है। तो मैंने इनको क्या बोल दिया? एओए में एक लाइन लिखो। क्या लिखो? एक लाइन लिखो कि कभी भी अगर पॉइंट नंबर 22 क्या करना हुआ? चेंज करना हुआ, तो हम बैंक से क्या लेंगे? बैंक से क्या लेंगे? कंसेंट लेंगे। अगर पॉइंट नंबर 22 बदलेंगे तो पहले बैंक से क्या लेंगे? कंसेंट लिखेंगे। पहले ये लाइन लिख के लो। बताओ, जो ये कंपनी बनी हुई है, क्या वो ये लाइन लिख सकते हैं? टाइप ही तो करना है सर। लेकिन एक बात बताओ, एओए में कुछ भी लिखना हो तो पहले शेयर होल्डर की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट। ये जो एक्स्ट्रा लाइन में लिखवा रहा हूं ना कि पॉइंट नंबर 22 को तुम चेंज करोगे तो पहले बैंक की क्या लोगे? कंसेंट लोगे। जो ये एक्स्ट्रा लाइन लिखवा रहा हूं ना, इस लाइन को हम बोलते हैं एंट्रेंसमेंट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? एंट्रेंसमेंट प्रोविजन। क्या बोलते हैं? कौन एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डलवाता है? इन्वेस्टर, बैंक। उनको एओए में लिखे गए कुछ पॉइंट्स पे इश्यू होता है। वो हमेशा ये चाहेंगे कि ये वाला पॉइंट कंपनी फ्यूचर में चेंज ना कर दे। इसके लिए वो क्या लिखवा देते हैं वहां पर? एक एंट्रेंसमेंट प्रोविजन। और एंट्रेंसमेंट प्रोविजन में क्या लिखा जाएगा? कि दिस पॉइंट कभी भी फ्यूचर में चेंज किया जाएगा तो पहले इस बंदे से क्या ली जाएगी? कंसेंट ली जाएगी। उसकी कंसेंट के बिना हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहता है? आर्टिकल में आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंसमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। आया ना? समथिंग में समवन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एंट्रेंसमेंट प्रोविजन अगर आप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? डाल रहे हो। पहला, एंट्रेंसमेंट प्रोविजन लिखने के लिए आपको शेयर होल्डर की क्या चाहिए? कंसेंट। ऐसे नहीं है कुछ भी टाइप कर दिया। एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने के लिए भी क्या चाहिए? शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए। और दूसरी बात, एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने के बाद में आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने हमारे एओए के अंदर एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाला है। तो ये क्या कहता है? एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाला कैसे जाएगा? किसकी परमिशन चाहिएगी? शेयर होल्डर की। और बाद में किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? बैंक को। तो यहाँ लिख रहे हैं शेयर होल्डर के बारे में, तो यहाँ लिख रहे हैं किसके बारे में? अरे बैंक नहीं, किसको इन्फॉर्म करोगे एंट्रेंसमेंट डालने के बाद? आरओसी को। आरओसी को बोलेंगे कि हमने एंट्रेंसमेंट। तो पॉइंट नंबर 5 तो कहता है कि एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने के बाद आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
और लेकिन एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने से पहले आपको क्या चाहिएगा? शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिएगी। कितने शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिएगी एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने के लिए? प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर की कंसेंट चाहिएगी। प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर की कंसेंट चाहिएगी, और पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है तो किस चीज के लिए? एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालने के लिए। सर एक बात बताओ, कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो अभी तक, फिर तो कुछ भी डाल दो ना, फिर तो कुछ भी डाल दो, क्योंकि अभी तक तो आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की नहीं है। लेकिन एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अब डालोगे तो पहले किसकी परमिशन? शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर परमिशन? प्राइवेट में ऑल और पब्लिक में एसआर। और साथ में किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको? आरओसी को, कि हमने एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाला है। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक बात बताइए, अब एंट्रेंसमेंट प्रोविजन भूल जाओ। नॉर्मल जो एओए होता है, क्या उसको बाद में कभी चेंज किया जा सकता है? एंट्रेंसमेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एओए को क्या बाद में चेंज किया जा सकता है? कैसे चेंज किया जाएगा? देखो क्या लिखा है, एमओए कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। एमओए को बदला जा सकता है कुछ परिस्थितियों में। एमओए की बात करें, एमओए को तो केवल कुछ कंडीशन में चेंज किया जा सकता है, वो भी मैनर के अंदर। किसके अंदर? मैनर के अंदर। और ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी हो, एमओए को बदलने के लिए, एमओए बदलना क्यों है पहले तो ये बताओ। एमओए में लिखे होते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, मुझे एक ऑब्जेक्टिव और जोड़ना है, तो पहले मैं शेयर होल्डर को बुलाऊंगा, उनसे अप्रूवल लूंगा। किसको बुलाऊंगा? शेयर होल्डर को बुलाऊंगा और अप्रूवल लूंगा। प्लस एमओए बदल रहे हो तो प्लस बहुत सारे केसेस में आपको आरओसी, इसकी आरओसी या ट्रिब्यूनल की भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कब आरओसी की और कब ट्रिब्यूनल की, इतना डिटेल में हमारे फाउंडेशन में कवर्ड नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्राइवेट कंपनी हो, क्या हो? प्राइवेट कंपनी हो, क्या हो? प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, एमओए बदलना हो, एमओए बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की कंसेंट प्लस आरओसी और एनसीएलटी की कंसेंट चाहिएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। लेकिन अगर एओए बदलना हो, क्या बदलना हो? एओए, तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, एओए बदलना हो तो केवल क्या करना पड़ता है? एसआर। एओए को बदलना हो, मतलब एओए के अंदर कुछ भी चेंज करना हो, तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, क्या लाना पड़ता है? एसआर। लेकिन सर अभी तो आपने कहा था ना प्राइवेट में 100%, वो तब चाहिए होता है जब आप एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाल रहे हो। जब आप एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डालते हो तो दैट मूवमेंट पे प्राइवेट में 100% लोगों की कंसेंट चाहिए और पब्लिक में एसआर। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी आपको एओए बदलना हो तो आपको एसआर ही क्या करना पड़ता है? पास करना पड़ता है। और अगर एमओए बदलना है तो एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, साथ में आरओसी और एनसीएलटी से भी क्या लेनी पड़ती है? कंसेंट लेनी पड़ती है। और यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा वायर्स, ध्यान रखना, एमओए का अल्ट्रा वायर्स जो हो गया वो नेवर बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। भले ही 100% यूनानिमस शेयर होल्डर बोल दें कि हम तैयार हैं तो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो तुम्हारा आर्टिकल के अल्ट्रा वायर्स कोई काम हुआ है, आर्टिकल के अल्ट्रा वायर्स कोई काम हुआ है, तो वो शेयर होल्डर की कंसेंट से इंट्रा वायर्स, मतलब डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। शेयर होल्डर को बुला के एसआर पास करके, क्या करके? एसआर पास करके हम डायरेक्टर की अथॉरिटी को बढ़ा देंगे। तो जो पहले अल्ट्रा वायर्स था वो अब इंट्रा वायर्स हो जाए, क्योंकि हमने डायरेक्टर्स की अथॉरिटी को एक्सटेंड कर दिया। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट तो बात की बात है, पहले आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बताइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 399 और कंपनी एक्ट क्या कहता है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ डील करे वो पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एमओए हो चाहे वो एओए, पढ़ के आए। नहीं पढ़ के आए तो भी मान लिया जाएगा कि तुमने पढ़ लिए थे और तुम ही रेस्पॉन्सिबल माने जाओगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। इस रूल को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? वेदर अ पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, चाहे आपने पढ़ा
चाहे नहीं पढ़ा, मान लिया जाएगा कि तुम्हें उस डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ पता है। बात समझ आ गई? और केवल हम ये नहीं मानेंगे कि तुमने पढ़ लिया था, हम तो ये मानेंगे कि तुमने उसको प्रॉपर सेंस में समझ भी लिया था। दूसरा कहता है हर बंदा जो कंपनी के साथ डील करता है नॉट ओनली हैज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल, केवल एमओए और एओए की बात नहीं कर रहे, हर उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जो आरओसी के पास में क्या होता है, जमा होता है, चाहे वो कंपनी का एसआर हो, क्या हो, ये जितने भी एसआर होते हैं वो हमें कहाँ जमा करवाने होते हैं, आरओसी को। अगर एसआर है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा है तो हम मान लेंगे कि आपने पढ़ लिया था, और बाद में तुम बोलते हमसे गलती होगी तो कंपनी लायबल नहीं होगी। क्लियर है? लेकिन अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो समझना, एग्जांपल दे रहा हूँ समझना। मैं कौन हूँ? बैंक। मेरे पास में कौन आई है? एक कंपनी। किस चीज के लिए? लोन के लिए, फॉर गारमेंट बिजनेस। लोन लेने आए हैं 50 करोड़ का। कौन आया लोन लेने के लिए? मिस्टर ए, जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है। कौन है? तो मतलब कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर ए 50 करोड़ का लोन लेने आया है गारमेंट के बिजनेस के लिए। बताओ लोन दे दूं? पहले एमओए देखूंगा। क्या देखूंगा? एमओए में मैं क्या चेक करूंगा कि इनका गारमेंट का बिजनेस एमओए में लिखा है या नहीं लिखा है। फिर मैं क्या चेक करूंगा? एओए। क्या चेक करूंगा? एओए में लिखा हुआ था कंपनी हैव पावर टू बोरो लोन अप टू 100 CR। कंपनी के एओ में लिखा हुआ है कि कंपनी के पास 100 CR तक लोन लेने की पावर है। आगे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस अ बोर्ड मीटिंग। बीएम का मतलब बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड। हेल्ड का मतलब पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी। इन दैट, उस मीटिंग में क्या किया जाएगा? लोन अमाउंट विल बी अप्रूव्ड या सैंक्शन। उस मीटिंग में सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? लोन का अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा। कौन सैंक्शन करेंगे? डायरेक्टर्स। और दूसरा, वन डायरेक्टर विल बी ऑथोराइज टू कंप्लीट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। एक डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाएगा लीगल फॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए। इसके लिए क्या होती है? बोर्ड की मीटिंग। इस बोर्ड मीटिंग होने के बाद क्या इसकी खबर आरओसी को जाती है क्या कि बोर्ड मीटिंग हो गई? अच्छा, इस मीटिंग में जो ये जो फाइनल किया जाएगा ना लोन का अमाउंट, और डायरेक्टर को फाइनल किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन पास करना। क्या पास करना? तो क्या ये रेजोल्यूशन आरओसी को जमा होता है क्या बोर्ड मीटिंग का? नहीं जमा होता। बोर्ड मीटिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जमा नहीं होता है। अब सुनना मेरी बात। मेरे पास कौन आया है? मिस्टर ए 50 करोड़ का लोन लेने। मैंने एओ में पढ़ा कि कंपनी 100 करोड़ का लोन ले सकती है। चलो ठीक है, 50 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि एक डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाएगा जो सारी लीगल फॉर्मेलिटी क्या करेगा? पूरी करेगा। मेरे पास में कौन आया है? मिस्टर ए 50 करोड़ का लोन लेने के लिए। पहले मैं ये चेक करूंगा या नहीं चेक करूंगा कि ये मीटिंग हुई या नहीं हुई? पहले मैं क्या ये चेक करूंगा या नहीं चेक करूंगा कि मीटिंग हुई या नहीं हुई? दूसरा, क्या मैं ये चेक करूंगा या नहीं चेक करूंगा कि लोन कितना सैंक्शन हुआ वहां पर? तीसरा, क्या ये चेक करूंगा या नहीं चेक करूंगा कि मिस्टर ए को ही ऑथराइज किया गया है या किसी और को? अब प्रॉब्लम क्या है? चेक करूंगा कैसे? क्योंकि ये रेजोल्यूशन आरओसी को जमा नहीं होता। तो मैं क्या मान लूंगा? मैं ये मान लूंगा कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज हो गई होगी। मैं मान लूंगा कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई होगी, डायरेक्टर्स ने 50 करोड़ सैंक्शन कर दिए होंगे,
और इस काम के लिए मिस्टर ए को क्या किया होगा, ऑथोराइज किया होगा, मैं ये मान लूंगा। मुझे अब ये चेक नहीं करना कि ये इंटरनल फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। मैं ये मान के चल लूंगा कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज को पूरी करना किसकी प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम है। मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई होगी। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, वो मीटिंग हुई या नहीं हुई, ये पता करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइडर की नहीं है। आप एमओए पढ़ो, एओए पढ़ो, लेकिन इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी हुई या नहीं हुई वो पता करने की रिक्वायरमेंट आउटसाइडर की नहीं है। आउटसाइडर क्या एज्यूम कर सकता है, इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई होगी। जिस रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इस रूल का नाम है ट्रकवान रूल। क्या नाम है इस रूल का, ट्रकवान रूल। और ट्रकवान रूल के बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया, डिटेल में जाने की जरूरत वैसे तो है, आप अपना पढ़ लेना, मैं डिटेल में नहीं लेके जा सकता। ओरिजिनल क्लासेस में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अभी मैंने आपको ये बता दिया, इस एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाना इस रूल का नाम क्या है, ट्रकवान रूल है। आपको केवल क्या पढ़ना है, एमओए और एओए। अगर एओए में लिखा गया है मीटिंग करनी पड़ेगी तो हम मान के चल लेंगे मीटिंग हो गई होगी। एओए में लिखा हुआ है कि अमाउंट फाइनल करना पड़ेगा तो हम मान के चल लेंगे कि अमाउंट फाइनल हो गया होगा। एओ में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को ऑथोराइज करना पड़ेगा तो हम मान के चलेंगे कि ऑथोराइज हो गया होगा इंडोर मैनेजमेंट। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मेलिटी, वो इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी हुई या नहीं हुई, हम ये एज्यूम करके चल लेंगे कि इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई होगी। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालता है, बोलो, कंपनी पे या आउटसाइडर पे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है आउटसाइडर पे, क्या आउटसाइडर पता करेगा। इंडोर मैनेजमेंट किस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, वो डालता है रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे, कंपनी पे, कि इंटरनल फॉर्मेलिटी कंपनी की प्रॉब्लम है। आउटसाइडर ये मान के चल सकता है कि इंटरनल फॉर्मेलिटी हो गई होगी। तो ध्यान रखना, मेन रूल तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इंडोर मैनेजमेंट इसका एक्सेप्शन है। क्या है इसका एक्सेप्शन है। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या है, एक्सेप्शन है किसका, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से लाइबल कौन होगा, आउटसाइडर। इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से लाइबल कौन होगी, कंपनी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन किसके, टू इंडोर मैनेजमेंट। इसके हिसाब से कंपनी लाइबल होगी या आउटसाइडर, आउटसाइडर लाइबल होगा, कंपनी लाइबल नहीं होगी। ऐसा कब होता है, फर्स्ट, क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट। आपके इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन पे आओ, आ रहा है, थोड़ा स्लो है। आगे, मैं बैंक हूं, कंपनी से मिस्टर ए आया, मैंने पूछा कि भाई साहब वो मीटिंग हो गई, वो 50 करोड़ वाला सैंक्शन हो गया, क्या आपको ऑथोराइज किया गया है। उसने कहा नहीं साहब, मीटिंग तो अभी तक नहीं हुई। मैंने कहा आपको वो 50 करोड़ सैंक्शन और आपको अप्रूव, नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बोलूँगा शानू की, हम तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर्मेलिटी हो गई होगी। क्या अब आप ये एज्यूम कर सकते हो कि फॉर्मेलिटी हो गई होगी, अब कैसे एज्यूम कर लोगे जबकि आपको पता है कि फॉर्मेलिटी रियल में हुई नहीं है। तो आप कैसे एज्यूम कर लोगे कि फॉर्मेलिटी हो गई होगी, जब आउटसाइडर को पता है कि फॉर्मेलिटी नहीं हुई है और फिर भी आउटसाइडर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। तो ध्यान रखना, आउटसाइडर को इरेगुलरिटीज के बारे में पता है, तो आउटसाइडर लायबल होगा, ना कि कौन लायबल होगी, कंपनी। बात समझ आ गई। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना कहता हूं।
एक कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी को फंड्स रिक्वायर्ड हो, क्या हो, फंड्स रिक्वायर्ड हो, कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू बीओडी। कंपनी बीओडी को क्या कर सकती है, डिबेंचर दे सकती है। कहाँ लिखा गया है, एओए में। इसके लिए भी वही बातें लिखी गई है। पहले क्या होगी, मीटिंग होगी। लिखा गया है कि पहले क्या होगी, मीटिंग होगी। किसकी मीटिंग होगी बेटा, बीओडी की। और दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट क्या किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा कि कितने के डिबेंचर क्या करना है, इश्यू करना है। समझ गए। एओ में लिखा गया है कि कंपनी को अगर फंड्स की आवश्यकता हो, कंपनी क्या इशू कर सकती है, डिबेंचर। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या ले सकती है, लोन। भाई लोन लेके उनको डिबेंचर दे देंगे। उसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर क्या किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा। सुनना मेरी बात, इन्होंने ये मीटिंग की ही नहीं, ये मीटिंग हुई नहीं, ना मीटिंग हुई ना अमाउंट सैंक्शन हुआ। इन लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, किसको लोन दे दिया, कंपनी को। और बदले में कंपनी से क्या ले लिए इन्होंने, डिबेंचर ले लिए, जबकि ऐसी मीटिंग हुई नहीं थी। बाद में शेयर होल्डर्स को पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो शेयर होल्डर्स ने कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया कि साहब डायरेक्टर्स ने गलत काम किया है। तो बताइए, डायरेक्टर्स को ये पैसा चुकाने के लिए कंपनी लायबल है या नहीं है। जो कंपनी ने डायरेक्टर से लोन लिया है, उसके लिए क्या कंपनी लायबल है या नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या डायरेक्टर ये बोल सकते हैं क्या कि हम मान लेंगे कि फॉर्मेलिटी हो गई होगी। क्यों नहीं बोल सकते, भाई तुमने ही तो ये फॉर्मेलिटी क्या करनी है, तो तुम कैसे मान सकते हो। तुम ही डायरेक्टर हो, तुम्हें ही मीटिंग करनी है, तो तुम्हें तो पता ही होगा ये मीटिंग हुई ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि मीटिंग करने वाले कौन हो, तुम ही तो हो। तुम कैसे मान लोगे कि मीटिंग हो गई होगी। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पर मान लिया जाएगा। एक्चुअल में तो हम कह रहे हैं कि आपको पता है इरेगुलरिटी है। कंस्ट्रक्टिव हम क्या कहते हैं, जहां पर मान लिया कि आपको पता था। आपको पता हो चाहे ना, मान लिया जाएगा कि आपको पता था कि इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है, फॉर दैट लोन कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो ये है, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्योंकि डायरेक्टर्स को तो पता ही होगा कि मीटिंग अभी तक पूरी हुई नहीं है। वो कैसे एज्यूम कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि एज्यूम कर लेते हैं मीटिंग हो गई होगी। अरे तुम ही तो मीटिंग करने वाले, तुम कैसे मान लोगे मीटिंग हो गई होगी। सेकंड नंबर, सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटीज। एग्जांपल देता हूं इस वाले केस में। सॉरी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, याद आया। 50 करोड़ का लोन, डायरेक्टर आया था ए। यहाँ लिखा गया था लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ था वन डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी। किसको, वन डायरेक्टर और कोई ऑफिसर ऑफ कंपनी को क्या किया जाएगा, ऑथोराइज किया जाएगा। किस चीज के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। यहाँ कौन आया था, डायरेक्टर। हम क्या मान के चलेंगे कि इसको ऑथोराइज कर दिया होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि मीटिंग हुई, या हम तो मान के चलेंगे कि इस डायरेक्टर को क्या कर दिया, ऑथोराइज कर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ मीटिंग हुई, बैंक के पास डायरेक्टर नहीं आया था इस बार। बैंक के पास में लोन लेने के लिए आया है कौन, कंपनी का अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट। जो कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट पे क्या करता है, काम करता है, वो आया है। तो हमने तो लिखा हुआ है ना, कंपनी का कोई भी ऑफिसर आ सकता है। तो क्या मान लें कि इस अकाउंटेंट को भी ऑथोराइज कर दिया होगा, क्या मान लें कि अकाउंटेंट भी ऑथोराइज हो गया होगा। आपको शक नहीं हुआ कि अकाउंटेंट को कौन ऑथोराइज करता है, क्या आपको डाउट नहीं हुआ कि अकाउंटेंट को कौन ऑथोराइज करता है। ऑथोराइज करोगे तो किसको करोगे, कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को, फाइनेंस हेड को, फाइनेंस के डायरेक्टर को। अकाउंटेंट को कौन ऑथोराइज करता है, क्या डाउट नहीं हुआ सानू की।
हम तो मान लेते हैं कि अकाउंटेंट भी ऑथोराइज होगा। अच्छा हुआ गेट कीपर नहीं आया था, तो भी तो मान लेते हैं सानू की, हम तो मान लेते हैं कि ऑथोराइज हो गया होगा। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गलत हो। कंपनी इस पेमेंट को चुकाने के लिए लायबल मानी नहीं जाएगी। तो ऐसा हुआ था कहाँ? यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ। यहाँ हुआ था आनंद बिहारी लाल। समझ गए? आनंद बिहारी लाल में क्या हुआ था कि कंपनी का अकाउंटेंट आया था। कौन आया था? तो आपको डाउट नहीं हुआ सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटी? आपको डाउट नहीं हुआ कि दया कुछ तो गड़बड़ है? अगर आप डाउट नहीं कर रहे हो, आप डिटेल में पता नहीं कर रहे हो, फिर भी लोन दे रहे हो या कुछ खरीद रहे हो या कुछ बेच रहे हो, किसको? अकाउंटेंट को ही। भैया कंपनी लायबल मानी नहीं जाएगी। और लास्ट, कंपनी के सारे काम कौन संभालते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन से काम करते हैं? जिस काम को करने में डायरेक्टर क्या होते हैं? ऑथोराइज। कंपनी डायरेक्टर्स को कौन से वाले काम के लिए ऑथोराइज करती है? जो एओ में लिखे हो तुम्हें ऑथोराइज होती है डायरेक्टर। अब एक डायरेक्टर ने किसी आउटसाइडर के साथ फ्रॉड कर लिया। एक डायरेक्टर ने किसी आउटसाइडर के साथ क्या कर लिया? फ्रॉड कर लिया। तो बताइए उस फ्रॉड के लिए कंपनी लायबल होगी या नहीं होगी? बताइए, क्या डायरेक्टर फ्रॉड के लिए ऑथोराइज था? तो अगर डायरेक्टर फ्रॉड करता है, भले ही वो किसके नाम से कर रहा है? कंपनी के नाम से कर रहा है, लेकिन कंपनी ने उसको इस काम के लिए ऑथोराइज नहीं किया था। ऑथोराइज हमने फ्रॉड वाले काम के लिए किया होता है या बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए? हमने तो उसको बिजनेस के लिए ऑथोराइज किया था, ना कि फ्रॉड करने के लिए। अगर एक डायरेक्टर भले ही कंपनी का नाम यूज करके, डायरेक्टर भले ही कंपनी का नाम यूज करके अगर आउटसाइडर के साथ क्या करता है? फॉर्जरी करता है। क्या करता है? फॉर्जरी करता है। तो ध्यान रखना, हमने डायरेक्टर्स को फॉर्जरी के लिए ऑथोराइज नहीं किया था। फॉर दैट वर्क कंपनी कभी भी लायबल मानी नहीं जाएगी। तो सभी लायबल कौन होगा? डायरेक्टर होगा या नहीं होगा? होगा तो वही होगा। कंपनी लायबल नहीं होगी। मेरा पर्पस तो ये बताना है कंपनी लायबल है या नहीं है। नहीं है। डायरेक्टर है या नहीं है वो पढ़ना तुम बाद में, जब तुम बाय चांस सीए इंटर तक पहुंच जाओ। मतलब पहुंचोगे तो जरूर, पढ़ोगे तो पहुंचोगे, लेकिन अगर बाय चांस पहुंच गए तो वहां पढ़ लेना कि डायरेक्टर्स भी ऑथोराइज, सो डायरेक्टर लायबल होगा या नहीं होगा। समझ गए बात? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा टॉपिक सारा, एमओए, एओए हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ बेटा। सेक्शन 8 कंपनी, पेज नंबर है आपका कौन सा? 6.18। सेक्शन 8। मुझे बताइए कंपनी खोलने का पर्पस क्या होता है? बिजनेस करना। लेकिन अगर आप चैरिटेबल पर्पस से कोई काम करते हो तो उसके लिए भी क्या कंपनी बनाई जा सकती है? यस। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 आपको ऑथोराइज करता है कि नॉन प्रॉफिट पर्पस से भी अगर कोई काम आप कर रहे हैं उसके लिए भी कंपनी बनाई जा सकती है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सेक्शन 8 कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो आपको रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, विप्रो, इन्फोसिस, ऑलमोस्ट हर कंपनी की आपको एक सेक्शन 8 कंपनी जरूर मिलेगी। हर बड़े ब्रांड की जो कंपनी है ना, वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या करती है? एक सेक्शन 8 कंपनी जरूर बनाएगी, जिससे वो क्या करती है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। इवन बीसीसीआई, जो क्रिकेट काउंसिल ना इंडिया का, बीसीसीआई भी क्या है? एक सेक्शन 8 कंपनी है। तो सेक्शन 8 कंपनी किस पर्पज से खुलती है बेटा? चाहे कॉमर्स, चाहे आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से किसी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई जा सकती है। और ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बनाते हैं तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। बीसीसीआई बहुत प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उस प्रॉफिट को आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड बांट नहीं सकते। कमाओ, कमा सकते हो, बट आप उस पैसे को अपने मेंबर्स को डिविडेंड ही बांटोगे। उस पैसे का इस्तेमाल केवल अपने ऑब्जेक्ट जो है ना, उन्हीं को प्रमोट करने में किया जाएगा। तो सेक्शन 8 कंपनी खोलने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। बताना पड़ेगा गवर्नमेंट कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और वो लाइसेंस लेके आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी खोलने के लिए अप्लाई। वही एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फीस जमा करवा के जो नॉर्मल कंपनी खुलती है वैसे ही कंपनी खुलेगी। बस इसको क्या कहा जाएगा? सेक्शन 8 कंपनी।
बस इसके नाम के आगे ना लिमिटेड वर्ड होगा ना प्राइवेट लिमिटेड होगा, इनके नाम के आगे फाउंडेशन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे वर्ड्स को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। सेक्शन 8 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनमें नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। समझ गए? इनको कुछ शर्तों पे लाइसेंस दिया जाएगा। द रजिस्ट्रार ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर कंपनी एज कंपनी अंडर दिस सेक्शन। समझ गए? और कंपनी खुलने के बाद सेम वही चीज देखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वही आर्टिफिशियल पर्सन है, वही परपेचुअल सक्सेशन है, वही सेम प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे जो एक लिमिटेड कंपनी को मिलता है। लेकिन सर मान लो हमने सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लिया और सेक्शन 8 कंपनी खोल ली और बाद में हम इस प्रॉफिट को मेंबर्स में डिविडेंड बांट दे तो, या गलत जगह पर यूज कर ले तो, उस जगह पे यूज कर ले जो हमने ऑब्जेक्ट में बताया हुआ नहीं था तो, मतलब कि तुम कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन कर रहे हो तो बेटा क्या होगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसेंस कैंसिल। और लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो तुम्हें वापस प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सर तब तक तो मजे हो गए, हमने सेक्शन 8 बोल के, चैरिटी बोल के लोगों से खूब पैसा चैरिटी में ले लिया, अब वो पैसा हम खा जाएंगे। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी लेती है, डोनेशन लेती है, तो हमने सेक्शन 8 बोल के डोनेशन तो ले लिया, अब वो सारा पैसा हम खा जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि तुम पैसा खा जाओगे। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर भी लाइसेंस रिवोक किया जाएगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, जहां पर भी आपका लाइसेंस क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, उस सेक्शन 8 कंपनी को अगर उसमें पैसा पड़ा है, क्या पड़ा है, तो किसी रियल पर्पस वाली सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ताकि ये पैसा उस रियल सेक्शन 8 कंपनी में चला जाएगा, लेकिन उस वाली सेक्शन 8 कंपनी में जाएगा जिसका ऑब्जेक्टिव सेम तुम्हारी कंपनी के जैसा था। और मान लो तुम्हारी कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी में कोई पैसा है ही नहीं तो सीधा वाउंड अप कर देंगे। क्या कर देंगे? वाउंड अप। और सर मान लो हमने सेक्शन 8 कंपनी खोल के लोगों से लोन ले लिया तो भैया तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे। तो तुम्हें या तो तुम्हें किसी और कंपनी से अमेलगमेट कर देंगे, या तुम्हारे कंपनी को क्या कर देंगे, प्राइवेट या पब्लिक में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, या हो सकता है कि तुम्हें क्या कर देंगे, वाउंड अप कर देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, पैसा तो कमा ही लिया हमने, अभी तो रुको। जिन लोगों ने ये गलत काम किया था उन लोगों पे पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? अब पेनल्टी और सुन लो जाते जाते, क्या कहता है, फाइन लगेगा। क्या लगेगा? कितना फाइन लगेगा? क्या कहता है, फाइन कितना है? 10 लाख मिनिमम है, और ऊपर में कितना, 1 करोड़। किस पे लगेगा? ये तो कंपनी पे लगेगा, जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, ये तो उस पे लगेगा। कंपनी पे कितना लगेगा बोलो? कंपनी पे लगेगा 10 लाख से लेके 1 करोड़ का। वो भी किस पे? ईच डायरेक्टर एंड ऑफिसर पे। कंपनी के हर डायरेक्टर एंड ऑफिसर पे लगेगा फाइन। कितना? 10 लाख से लेके 1 करोड़। आया ना? अरे नहीं, ये जो था ये तो किस पे था, ये तो कंपनी पे था, तो डायरेक्टर पे कहां से आ गया? ये जो पेनल्टी लगी ये तो कंपनी पे है। अब बताओ डायरेक्टर पे कितनी लगेगी? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर पे क्या लगेगी बोलो कदों? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर पे क्या लगेगी? 25,000। 25,000 तो मिनिमम है, और मैक्सिमम कितनी दे रखी है? 25 lakhs ईच बंदे पर। किस पर? बात सुन आ गई? सब बढ़िया है, पैसा देके तो खेल छूटा, अभी तो रुको। जेल भेजेंगे वो अलग है, तुम पे कोर्ट में सजा और होगी। सेक्शन 447 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर तुम पे कोर्ट में केस चलेगा, वो अलग है। तो फाइन कंपनी पे भी लगेगा, डायरेक्टर एंड ऑफिसर पे भी लगेगा, और हर डायरेक्टर एंड ऑफिसर पे 447 में केस भी होगा। और प्लस उस कंपनी को या तो पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट कर देंगे, या किसी रियल सेक्शन 8 कंपनी में वाइंड अप कर देंगे, सॉरी अमेलगमेट कर देंगे, या वाइंड अप कर देंगे, या तुम्हारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे। ये वापस पढ़ लेना, इसी चीज को वापस बताया गया है। ये पॉइंट छोड़ना, ये तुम्हारे काम के नहीं है। वैसे बता दूं मैं आपको,
कंपनी की हर साल क्या होती है, एक एजीएम होती है। क्या होती है? एजीएम में हम शेयर होल्डर को बुलाते हैं। एजीएम में शेयर होल्डर को बुलाने के लिए आपको 21 दिन पहले देना पड़ता है नोटिस। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले हम शेयर होल्डर को नोटिस भेजते हैं कि आज से मिनिमम 21 दिन के बाद एजीएम होगी। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को नोटिस देना होता है कब? 14 दिन के अंदर, कम से कम 14 दिन के, मिनिमम 14 दिन। अच्छा, ये वाले पॉइंट छोड़ देना, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दे रखे हैं किताबों में। ये वापस पढ़ लेना, वापस वही चीज दे दी। ये हो गई तुम्हारी कौन सी कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी। इसके बाद में आइए गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? एनी कंपनी 51% शेयर, 51% और मोर शेयर आर विद सीजी और एसजी। मतलब कि 51% शेयर या उससे ज्यादा शेयर किसके पास में हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो, या थोड़े सेंट्रल थोड़े स्टेट, या थोड़े सेंट्रल थोड़े एक स्टेट थोड़े दूसरे स्टेट। कलेक्टिव बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? कलेक्टिव। और दूसरी बात यहां लिखा है मैंने, और 51% शेयर और मोर विथ अनदर गवर्नमेंट कंपनी, अनदर गवर्नमेंट कंपनी। आपकी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब कहा जाएगा? या तो 51% शेयर किसके पास में हो? गवर्नमेंट के पास में हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो यार। या 51% शेयर किसके पास में हो? किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के पास में हो, किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के पास में हो। मतलब कि अगर 51% शेयर किसी और गवर्नमेंट कंपनी के पास में है, तो ये वाली गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और तुम्हारी वाली कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। और उस सब्सिडरी को भी क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। भली नाम क्या, कि प्राइवेट लिखा हो चाहे पब्लिक लिखा हो, माना क्या जाएगा? उसको गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 20% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 20% शेयर है आपके ना कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 11% शेयर है किसके पास? गवर्नमेंट कंपनी के पास। तो बताइए, इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तुम अकल लगा नहीं रहे हो, अकल लगाओ। मैंने क्या लिखा है? और पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? 51% और मोर किसके पास में हो? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो मिला के 40 ही है। दूसरे में क्या लिखा गया? 51% या मोर किसके पास में? अनदर गवर्नमेंट कंपनी के पास, तो 11 ही है। तो दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई, तो ये गवर्नमेंट कंपनी मानी नहीं जाएगी। क्लियर है? अरे क्या, तो बात समझ में आ गई? पक्का? अगला फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? ध्यान रखना, हर वो कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है बट इंडिया में बिजनेस करती है। हर वो कंपनी जो फॉरेन में क्या हुई है? इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन इंडिया में क्या करती है? बिजनेस करती है, उसे कहा जाएगा फॉरेन कंपनी। तो सर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, तो वो हमारी कुछ भी नहीं लगती। ना वो हमारे लिए इंडियन कंपनी है, ना वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है, वो हमारे कुछ भी नहीं लगती। हमारे लिए वो फॉरेन कंपनी कब लगेगी? जब वो इंडिया में बिजनेस करेगी। भाई एक बात बताओ, कोई तुम्हारे यहाँ देखा हो ना, मोहल्ले में कोई अंग्रेज आता है, अपने क्या बोलते हैं? फॉरेनर। अरे अमेरिका में इंग्लैंड में घड़ी घूम रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इंडिया में आएगा तब मैं उसको क्या बोलूंगा? फॉरेनर बोलूंगा ना। यूं तो दुनिया भर के घूम रहे हैं। कहने का मतलब है, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, सब पे कंपनी एक्ट लगता है। इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, सब पे कंपनी एक्ट लगेगा। सबको मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सलाम ठोकना पड़ेगा। लेकिन वो फॉरेन कंपनियां जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, इंडिया में कभी आई नहीं, वो क्या वो भी इंडिया का कंपनी एक्ट मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। बस इंडिया में आ गए तो मानना पड़ेगा। तो अगर तुम बने बाहर हो, इंडिया में बिजनेस करते हो, तो ही तुम क्या हो हमारे लिए? फॉरेन कंपनी हो। और तुम इंडिया के बाहर बने हो, इंडिया कभी आए ही नहीं, तो
तुम हमारे कुछ नहीं लगते, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहता है, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई है, बस इंडिया में क्या करती है, बिजनेस करती है, चाहे एजेंट के थ्रू करे, चाहे खुद करे, चाहे फिजिकली करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे, या किसी भी प्रकार से इंडिया में बिजनेस क्या करती है, कंडक्ट करती है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, फॉरेन कंपनी। और उसी पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल, मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अगला आता है कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जिसका शेयर या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, कोई भी उसकी सिक्योरिटी, कोई भी उसकी सिक्योरिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, क्या है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो उस कंपनी को कहा जाएगा लिस्टेड कंपनी। चाहे उसका डिबेंचर लिस्टेड है, चाहे उसका शेयर लिस्टेड है, चाहे उसका प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। लेकिन एक कंपनी है, उसका इक्विटी शेयर तो लिस्टेड नहीं है, उसका प्रेफरेंस शेयर क्या है, लिस्टेड है, तो बताइए ये लिस्टेड कंपनी है या नहीं है। अरे कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो, कोई भी हो, उसे लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा, यस और नो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी कंपनियां ये वाली जिनका इक्विटी तो लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्टेड क्या है, प्रेफरेंस शेयर, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को अनलिस्टेड डिक्लेयर कर सकती है, कर सकती है, लेकिन सेबी से कंसल्ट करने के बाद ऐसी कंपनियों को लिस्टेड नहीं मानेंगे। भले ही आपकी सिक्योरिटी क्या है, लिस्टेड है, लेकिन आपको लिस्टेड माना, लेकिन ऐसी पावर केवल किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है फिर वो कौन है, अनलिस्टेड कंपनी है। कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी। बात समझ आ गई। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा दे रखा है, वन पर्सन कंपनी। कौन सा टॉपिक है, ओपीसी। ओपीसी का बेसिकली मतलब हो गया जिसमें एक ही प्रमोटर है, वही प्रमोटर है, वही शेयर होल्डर है, वही कंपनी का डायरेक्टर है। समझ गए। लेकिन सर मान लो वो मर गया तो कंपनी कौन संभालेगा, उसका लीगल एयर। कौन सा वाला लीगल एयर, छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, उसका भाई, उसके पापा, कौन। तो जब वन पर्सन कंपनी बनती है तो उसको बताना पड़ता है कि मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो मेरे बाद में कंपनी कौन संभालेगा, उसको बोलते हैं नॉमिनी। क्या बोलते हैं, नॉमिनी। तो वन पर्सन कंपनी में बोलते हैं क्या, पहला पॉइंट, वन मेंबर होता है, मिनिमम कैपिटल ऐसी कोई लिमिट अभी तक गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी है। मेमोरेंडम में आपको उस बंदे का नाम बताना पड़ेगा जो सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी केस में कंपनी क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेंबर। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं ओपीसी खोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को, मतलब मेरे बेटे को, मैं क्या बना दूं, कंपनी में नॉमिनी बना दूं, और मेरा बेटा 13 साल का है, क्या मैं नॉमिनी बना दूंगा, नहीं बना सकता। कम से कम कितना होना चाहिए, 18 साल का। कितने साल का, 18 ईयर का होना जरूरी। लेकिन जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हो, पहले आपको उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। जिसको भी आप क्या बना रहे हो, नॉमिनी, पहले आपको उससे क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। और मान लो कभी आपको लगता है कि नॉमिनी चेंज करना है, क्या करना है, नॉमिनी चेंज करना है, तो उसका भी एक लीगल प्रोसीजर है। पढ़ते हैं क्या दे रखा है, अदर ने अदर पर्सन जिसका नाम आप मेमोरेंडम में बता रहे हो नॉमिनी का, जब आप उसका नाम डालोगे तो पहले उससे क्या लेनी पड़ेगी आपको, उसकी प्रायर कंसेंट एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। मतलब फॉर्म कहाँ मिलेगा, आरओसी की साइट पे डाउनलोड करो, भरो, इसका साइन करवाओ, और बाद में आरओसी को क्या कर दो, सबमिट कर दो। तो ये नाम भर के आपको रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। कब, जब आप कंपनी को क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो। क्या करते हो, इनकॉर्पोरेट। लेकिन एक बात बताओ, मैं मनीष खत्री, मैंने एक वन पर्सन कंपनी खोल ली, मैं सोच रहा हूँ कि एक वन पर्सन कंपनी और खोल लूँ, क्या खोल सकता हूँ, नहीं। एक बंदा केवल एक ही वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। और ये ध्यान रखना कि अगर मैंने किसी वन पर्सन कंपनी को खोल दिया है तो मैं किसी दूसरी वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी भी नहीं बन सकता। मतलब कि या तो मैं वन पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता हूँ या नॉमिनी बन सकता हूँ। समझे बात। तो अगर मान लो मेरे बेटे की एज 18 साल है, 18 ईयर है, उसको मैंने मेरा नॉमिनी बना दिया, समझ गए, तो वो बंदा इस कंपनी का मेंबर कब बनेगा,
जब मेरी डेथ हो जाएगी, अब मैं मर ही नहीं रहा, मेरा बेटा कहता है बापू तू जा ही नहीं रहा, तू जाए तो मैं इस कंपनी का क्या बनूं, मेंबर बनूं। मैंने कहा एक काम कर, जब तक मैं नहीं जाता हूं तू एक कंपनी और खोल ले। तो वो सोच रहा है कि एक 1% कंपनी खोल दूं, तो इस 1% कंपनी में नॉमिनी है, तो क्या वो दूसरी 1% कंपनी में मेंबर बन सकता है? नहीं। आप या तो एक 1% कंपनी में नॉमिनी बन सकते हो या मेंबर बन सकते हो। लेकिन अगर वो 1% कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, कौन, मेरा बेटा, तो उसको पहले यहां से नॉमिनी की पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन। तो अगर उसको हटना है तो क्या वो हट सकता है? यस, उसके पास में अपनी कंसेंट वापस लेने का क्या है, राइट है। तो अगर उसको हटना है तो वो किसको नोटिस भेजेगा? देखो, मनीष खत्री को, कंपनी को, या आरओसी को? जिसको हटना है वो किसको नोटिस भेजेगा बोलो? द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन। सुनना मेरी बात, अगर नॉमिनी को हटना है, किसको हटना है, तो वो मनीष खत्री को बोलेगा कि मुझे हटना है। अब आगे की कार्रवाई कौन करेगा? मनीष खत्री। मनीष खत्री एक न्यू पर्सन आइडेंटिफाई करेगा, जो अब उसका क्या बनेगा, नॉमिनी। जैसे मान लो मेरा बेटा हट रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वाइफ को क्या बना दूं, नॉमिनी। तो मैं उसको नॉमिनी बनाऊंगा, यस और नो? किसको नॉमिनी बनाऊंगा मैं? अपनी वाइफ को। तो उसको जब मैं नॉमिनी बनाऊंगा तो मैं किसको बताऊंगा? अगर मैं अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रहा हूं तो मैं किसको बताऊंगा? नहीं। अगर मैं अपनी वाइफ को नॉमिनी बता रहा हूं तो मैं नोटिस भेजूंगा कंपनी को, और कंपनी नोटिस भेजेगी बाद में किसको, आरओसी को। मतलब कि नॉमिनी को हटना है तो किसको बताएगा, मेंबर को। मैंने उसको, समझ गए ना, नॉमिनी को हटना है तो किसको बताएगा, मेंबर को। मेंबर जब नया नाम सजेस्ट करेगा तो वो किसको बताएगा, कंपनी को, और कंपनी किसको बताएगी, आरओसी को। तो मेंबर ऑफ ओपीसी जब चाहे नॉमिनी का नाम बदल सकता है, लेकिन उसके लिए वो किसको नोटिस देगा, कंपनी को। और कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, रजिस्ट्रार को। तो सर कंपनी को बीच में क्यों ला रहे हो? कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, उसको बीच में लाना ही पड़ेगा, उसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। समझ गए? सर नॉमिनी कौन बन सकता है और मेंबर कौन बन सकता है? मेंबर हो चाहे क्या हो, नॉमिनी हो, केवल कौन बन सकता है, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकता है। मतलब कि नेचुरल पर्सन ही कंपनी खोल सकता है, 1% कंपनी। नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी बन सकता है और नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकता है। लेकिन शर्त साथ में क्या दे रखी है, साथ में क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए? इंडिया में सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिटीजन। तो पहली शर्त क्या दे रखी है, नेचुरल पर्सन हो। दूसरी शर्त क्या दे रखी है बेटा, इंडियन सिटीजन हो। और तीसरी शर्त दे रखी है कि इंडिया में क्या हो, रेजिडेंट हो। और आगे क्या बोलता है, और अदरवाइज। और अदरवाइज का मतलब, और अदरवाइज का मतलब चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में उसका क्या होना जरूरी है, सिटीजन होना जरूरी है। तो क्या कहता है, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। अब रेजिडेंट और अदरवाइज का मतलब क्या होता है, बोलो? अदरवाइज का मतलब क्या है? यहां तो ये लिखा है ना, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है, और अदरवाइज। और अदरवाइज का मतलब क्या है, कि रेजिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो चल जाएगा, लेकिन होना क्या जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, और सेल बी नॉमिनी। वही नॉमिनी बन सकता है, वही 1% कंपनी खोल सकता है। और यहाँ पर रेजिडेंट का मतलब किससे है, कम से कम इंडिया में कितने दिन रहा हो, 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा क्रिएट होता है और अदरवाइज, जिसको लेके मल्टीपल डिस्प्यूट्स हैं। मल्टीपल क्या है, डिस्प्यूट्स है कि यहाँ और अदरवाइज का मतलब क्या है। अगर मैं और अदरवाइज वर्ड नहीं पढ़ूं तो फिर तीन शर्तें होगी, नेचुरल हो, इंडियन सिटीजन हो, और तीसरा क्या हो गया, रेजिडेंट इन इंडिया हो। और अदरवाइज का मतलब क्या है फिर, क्या दे रखा है, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। वेदर का मतलब क्या होता है, चाहे
रेजिडेंट हो चाहे ना हो, बस इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। एज पर लीगल टर्म्स तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। गॉट द पॉइंट? बताओ बेटा। यहाँ लिखा गया है कि ओनली नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो यहाँ और अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर रेजिडेंट है तो भी वो क्या बन सकता है, नॉमिनी। नहीं है तो भी बन सकता है। लेकिन सुनना मेरी बात, ये ICAI के स्टडी मेट में लिखा गया है और अदरवाइज। बाकी आप हर जगह सर्च करेंगे तो वहां पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है और अदरवाइज। मतलब कि यहाँ पर ये वेदर वर्ड है ही नहीं। वहां तो ये लिखा गया है ओनली नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब कि रेजिडेंट इन इंडिया होना क्या है, कंपलसरी है। ये ICAI के स्टडी मेट में लिखा गया और अदरवाइज का मतलब तो यही होता है रेजिडेंट हो चाहे ना हो। लेकिन और अदरवाइज का जो वर्ड है वो केवल ICAI के स्टडी मेट में है। लेकिन मैं आपको बता दूं रेजिडेंट होना कंपलसरी है। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, उसका 120 डेज इंडिया में होना कंपलसरी है। और ये और बता दूं मैं आपको, ये जो कंडीशन है ना रेजिडेंट वाली, हर साल चेक की जाएगी, हर साल। रेजिडेंट का मतलब क्या दे रखा है, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर है। मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं OPC खोल रहा हूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज इंडिया में होना मेरा कंपलसरी है। और अगले साल अगर मैं 120 डेज इंडिया में नहीं रहा, मतलब कि पिछले साल में 120 डेज इंडिया में था तो मैंने इस साल क्या कर दिया, OPC खोल ली। इस साल मैं 120 डेज इंडिया में हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर में मैं अगर 120 डेज इंडिया में नहीं रहा तो फिर मैं मेंबर हूँ तो मेंबर नहीं रह पाऊंगा, नॉमिनी हूँ तो नॉमिनी नहीं रह पाऊंगा। मतलब कि 120 डेज की जो एक कंडीशन है ये हर साल में क्या की जाएगी, चेक की जाएगी, कंपलसरी है ये। और यहाँ क्या लिखा था ICAI के अंदर, और अदरवाइज। तो बता दूं मैं आपको, और अदरवाइज जो लिखा गया है वो क्या है, गलत है। 120 डेज इंडिया में होना कंपलसरी है। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन OPC। एक से ज्यादा OPC आप नहीं खोल सकते हो, या अगर एक OPC में आप नॉमिनी हो तो दूसरी OPC आप ओपन कर नहीं सकते। ना ही तुम एक से ज्यादा OPC में नॉमिनी हो सकते हो। माइनर को OPC के अंदर नॉमिनी बनाया नहीं जा सकता। क्या कहता है, OPC बना के आप सेक्शन 8 कंपनी खोल नहीं सकते। अभी हमने सेक्शन 8 कंपनी किया था ना, तो आप OPC बना के सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपने OPC बना रखी है तो आप जो बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। मतलब OPC बना के आप सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बिजनेस करना है वो बिजनेस आप कर सकते हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बिजनेस आपको करना है वो कर सकते हो। क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए आपको RBI और से लेनी पड़ती है क्या, अप्रूवल। और वो अप्रूवल केवल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को मिलेगी, 1% कंपनी को वो अप्रूवल कभी नहीं मिलेगी। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ क्या कहता है, वन मेंबर होना, प्राइवेट कंपनी, मतलब कि OPC को प्राइवेट ही माना जाएगा। ये OPC का सिस्टम लाए थे एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस को कॉरपोरेट रूप देने के लिए, प्रमोट करने के लिए लेके आए थे। इसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो OPC बनाने का है वो बहुत सिंपल है। सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी भी होगी और इसमें भी क्या मानी जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? और इसके बाद में हम एक लास्ट टॉपिक करते हैं तुम्हारा, कौन सा, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। मिनिमम 2, OPC में 1। अदरवाइज प्राइवेट की बात करूँ तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने, 200 हो सकते हैं। अगर आप OPC की बात कर रहे हो तो 1 है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो तो मिनिमम 2 है। OPC भी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी ही होती है। गॉट द पॉइंट? मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और तुम उसमें कौन हो, एम्प्लॉय। पहले तुम कंपनी में क्या बने, एम्प्लॉय। फिर कंपनी ने आपको क्या दे दिए, कंपनी के इक्विटी शेयर।
आपने सुना होगा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हो और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर आपको क्या मिल गए, कंपनी के इक्विटी शेयर मिल गए हैं, तो आपको 200 की कैटेगरी में काउंट किया नहीं जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन आप कंपनी में क्या बने पहले? एम्प्लॉय। और उसके बाद में क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर। क्यों मिले आपको शेयर? क्योंकि कंपनी ने आपको क्या दिया? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आपको 200 की लिमिट में कैलकुलेट किया नहीं जाएगा, 200 में आप काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन सर मान लो उसके बाद में मैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ दूं तो भी आप 200 में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सर मान लो पहले मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अब एम्प्लॉय बन जाऊं तो आप 200 में काउंट हो। लेकिन आप पहले क्या बने? एम्प्लॉय। और उसी दौरान आपको क्या मिले? कंपनी के शेयर। उसके बाद में चाहे तुम कंपनी के एम्प्लॉय रहो, चाहे एम्प्लॉयमेंट छोड़ दो, आपको 200 में काउंट किया नहीं जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो किसी की सब्सिडरी है, और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी है, तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी नहीं कहा जाएगा। तुम भले ही नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखो, आपको पब्लिक कंपनी ही कहा जाएगा। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक है, तो इस प्राइवेट को भी बेटा पब्लिक ही माना जाएगा, ना कि उसे प्राइवेट माना जाएगा। क्या कहता है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी क्या कहता है, हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी तक तो गवर्नमेंट ने मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताई नहीं है। गवर्नमेंट बता देगी, उस दिन देख लेंगे। इसके अलावा क्या कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जो चाहे तो, मे का मतलब चाहे तो अपनी कंपनी के शेयर के ट्रांसफर पे क्या लगा सकती है? रेस्ट्रिक्शन। ओपीसी को छोड़ दो, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। लेकिन मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मिस्टर ए और उसकी जो वाइफ है, इन दोनों ने मिलके कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, तो बताइए इन दोनों को एक माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा? बेटा, हस्बैंड वाइफ को भगवान एक मानता है, तो तुम अलग अलग करने वाले कौन होते हो? अलग अलग माना जाएगा। अगर आप जॉइंट शेयर खरीदते हो, क्या शेयर खरीदते हो जॉइंट में, तो आपको एक ही माना जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ ने जॉइंटली अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आपको दो अलग अलग शेयर होल्डर नहीं बोला जाएगा, आपको एक ही बोला जाएगा। भगवान इन दोनों को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तुम हो कौन अलग अलग मानने वाले? छी, एक ही है ये, दो जिसमें एक जान है ये। क्लियर है? आगे कहता है कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको कंपनी के क्या मिल गए? शेयर मिल गए, तो उनको 200 की लिमिट में काउंट किया नहीं जाएगा। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर नहीं सकती है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्राइवेट कंपनी का अगर होल्डिंग कंपनी कौन है? प्राइवेट का होल्डिंग कौन है बोलो? पब्लिक कंपनी है, तो इस प्राइवेट को भी पब्लिक ही माना जाएगा। और प्राइवेट में भी एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। टाटा, बाय बाय। इसको रिवाइज कर लेना, आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा।